हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ लिया था। आज हम उसका वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। एक वीडियो में हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पूरा ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि हम फूड का इंजेक्शन करते थे। फूड का क्या करते थे? इंजेक्शन, फूड का इंजेक्शन करते थे। और हमने ये भी बताया था कि जब हम डाइजेशन के ख़त्म होने के तुरंत बाद जो होती है ब्रीथिंग स्टार्ट होती है, तो फूड का इंजेक्शन होता है, फूड का होता है डाइजेशन। ठीक है, फूड का होता है डाइजेशन। उसके बाद से फूड का होता था एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फूड का होता था एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद से फूड जो जाता था ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जाता था। उसके बाद से ब्लड से जाता था टिश्यू में। ठीक है, फूड जो होता था टिश्यू में जाता था। ठीक है, टिश्यू में, ये टिश्यू में जाता था, T1 T2। ठीक है, टिश्यू। ठीक है, अब मैंने T1 T2 दो ही टिश्यू नहीं हो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं दो को तरफ बताया हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या होता, फूड का होता था ब्रेकडाउन। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होता था, और क्या होता था कि एनर्जी रिलीज होती थी, एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती थी। ठीक है, और इसके लिए हम ऑक्सीजन देते थे। ठीक है, और CO2 रिलीज करते थे। ठीक है, यही कहलाता था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या कहलाता था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसी को कहा जाता था ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज ब्रीथिंग, ऑल्सो कॉल्ड रिस्पायरेशन, ऑल्सो कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है, तो हमने रिस्पायरेशन के डिफिनेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। क्या होता था? ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ठीक है, यही कहता है रिस्पायरेशन होता है। हमने बताया था कि रिस्पायरेशन करने के लिए हमें चाहिए रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, रिस्पायरेशन करने के लिए हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम चाहिए, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। सो हमारा दूसरा टॉपिक था रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? रिस्पायरेटरी ऑर्गन। दूसरा टॉपिक था रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, क्या होता है? फूड का इंजेक्शन करते थे, इंजेक्शन में फूड का डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता था, एब्जॉर्प्शन से जो होता फूड जाता था ब्लड में, और जाता ब्लड के बाद से टिश्यू में जाता है, टिश्यू में फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती थी, उसके लिए हम O2 देते थे और CO2 रिलीज कराते थे। यही O2 गिव्स एंड CO2 रिलीज कॉल्ड ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कॉमनली नोन एज ब्रीथिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या डेफिनेशन बताया था? ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन करने के लिए हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में पाते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन नेक्स्ट टॉपिक था। मैंने बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट टाइप की रिस्पायरेटरी ऑर्गन होती थी। मैंने बताया था कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, 11th NCERT के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था, एनिमल किंगडम में कि जो अभी उसको बात करते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन दो बातों पर डिपेंड करता है। एक था हैबिटेट था। ठीक है, एक हैबिटेट था, और क्या था? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने बताया था हैबिटेट जो होता है दो बातों पर डिपेंड करता था। एक वन इज टेरेस्ट्रियल, अनदर इज एक्वाटिक। ठीक है, या तो लैंड पे रहेगा कोई भी ऑर्गन, या तो फिर क्या होगा? वाटर में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से दो बातों पर डिपेंड करता था रिस्पायरेटरी ऑर्गन। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है दो बातों पर, एक हैबिटेट था, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको 11th NCERT के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में लेके गए थे, और उसमें बताया था कि जो है स्ट्रक्चरल एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था। पहले था सेलुलर लेवल था। ठीक है, सेलुलर लेवल था। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका था टिश्यू लेवल था। क्या था? टिश्यू लेवल था। ठीक, उसके बाद से ऑर्गन लेवल था, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल था। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। फिर बच्चों हमने सेलुलर लेवल में बताया था, एग्जाम्पल दिया था पोरीफेरा था। ठीक है, पोरीफेरा था। ठीक है, पोरीफेरा, इसमें एग्जाम्पल रिस्पॉन्स था। ठीक है, इसका जो होता था GBS के थ्रू होता था रिस्पायरेशन, जनरल बॉडी सरफेस। किसके? जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। फिर हमने टिश्यू लेवल में हमने सीलेंट्रेटा लिया था, सीलेंट्रेटा, और क्या लिया था? टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा, इसका भी जनरल बॉडी सरफेस होता था। क्या होता था? जनरल बॉडी सरफेस होता था। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल था। ठीक है, उसका ऑर्गन लेवल में हमारा था प्लेटी हेलमिंथेस था।
ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस था, ठीक, प्लेटी हेलमिंथेस था। उसके बाद से प्लेटी हेलमिंथेस में ये भी करता था जनरल बॉडी सरफेस। क्या होता था? जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। ऑर्गन सिस्टम में हमारा एनिलिडा था, ठीक है, क्या था? एनिलिडा था, एस्कलमेंथेस था, एस्कलमेंथेस, ठीक है, एस्कलमेंथेस। एस्कलमेंथेस जो होता है जनरली पैरासाइट होता है, पैरासाइट क्या करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा तो किससे करेगा? जनरल बॉडी सरफेस से करेगा, ठीक है। क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस। एनिलिडा जो करता था, एनिलिडा मॉइस्ट क्यूटिकल से करता था, मॉइस्ट क्यूटिकल से करता था, ठीक है, एनिलिडा मॉइस्ट क्यूटिकल से करता था। फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो होता था, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो हमारा क्या करता था? अगर लंग से करता था, ठीक है, लंग से करता था, सॉरी, ठीक है, ये बुक लंग से करता था, ठीक है, बुक लंग से करता था, और किसे करता था? बुक गिल से करता था, ठीक है, बुक लंग से बुक गिल से करता था, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद से आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का आता था, ठीक है, मोलस्का। मोलस्का हमारा मेंटल कैविटी से करता था, मेंटल कैविटी या गिल्स से, ठीक है, उसी को गिल्स को मेंटल कैविटी कहा जाता था। फिर हमारा था इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा किससे करता था? इकाइनोडर्मेटा आपका करता था वाटर वैस्कुलर सिस्टम से, ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से करता था, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से या जनरल बॉडी सरफेस से। किससे होता था? जनरल बॉडी सरफेस से। फिर आता है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा आपका किससे करता था? हेमिकार्डेटा आपका किससे करता था? जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से। फिर इसी में आता है कॉर्डेटा, ठीक है, हमने कॉर्डेटा को अलग से बताया था, क्या बताया था? और कॉर्डेटा को अलग से बताया था, ठीक है। ये तो देख लिया कि पोरीफोरा करता है जनरल बॉडी सरफेस से, सिलेंटेड टीनोफोरा करता है जनरल बॉडी सरफेस से, और ऑर्गन लेवल हमारा प्लेटिनम में जो करता है जनरल बॉडी सरफेस से। जो एस्कलमेंथेस होता है जनरली पैरासाइट होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, पर क्या करता है? अगर वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा तो जनरल बॉडी सरफेस करेगा। फिर हमें पड़ता है एनिलिडा। एनिलिडा मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है, आर्थ्रोपोडा दो चीज़ से करता है, बुकलन से बुक गिल से करता था। फिर आता है मोलस्का। मोलस्का मेंटल कैविटी से करता था और इसे गिल से करता था। मेंटल कैविटी ये दो चीज़ें करता है, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दूर करता है। इकाइनोडर्म था वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जीवीएस था, और हेमिकार्डेटा जीबीएस था। फिर हमें कार्डेटा की बात करते हैं। अब कार्डेटा कैसे करता है, आइए देखते हैं। ठीक है, कार्डेटा तक आते आते जो हमारे लंग्स थे, हमने बताया था कार्डेटा तक आते थे जो हमारे लंग्स वैस्कुलाइज हो गए थे, ठीक है। जो लंग्स, ठीक है, जो कार्डेटा होते हैं, कार्डेटा, ठीक है, वो करते हैं दो चीज़ से, गिल से और लंग्स से, ठीक है। जो कार्डेटा तक आते आते जो हमारा जो उनका लंग्स था या रिस्पायरेटरी सिस्टम था वो क्या होता है? वैस्कुलाइज हो जाता है, ठीक है। लंग्स जो होता है, गिल्स होता है, लंग्स होता है, वैस्कुलाइज होता है। अब क्या होता है? जो गिल्स होता था वो क्या होती थी? फिश से करती थी, ठीक। अब कार्डेटा में हमने पढ़ा था क्या क्या था? फिश था, एम्फीबियन था, रेप्टाइल्स था, एप्स था या बर्ड्स था, और क्या था? मैमल्स था, ठीक, मैमल्स था, ठीक है। अब उसके बाद से हमने क्या था? फिश जो होता था गिल से करता था। जो हमारा एम्फीबियन था, ठीक है, एम्फीबियन वो, ठीक है, एम्फी मतलब होता दो, फीबियन होता दो जगह पे रहने वाले। एम्फीबी अगर हमारा उससे करता था, अगर हमारा टेरेस्ट्रियल था तो करता है किससे? एम्फी मतलब दो जगह पे, दोनों जगह पे रहने वाले। अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो करता है लंग से, और एक्वेटिक है, एक्वेटिक था तो करता था बक्कोफेरेंजियल से। क्या? बक्कोफेरेंजियल से, ठीक है। और अगर वो चला जाता है उसमें, किसमें? कीचड़ में चला जाता था तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता था। क्या? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। फिर हमारा था रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हमारा क्या करता था? लंग से करता था। रेप्टाइल्स करता था, लंग से करता था, ठीक है। बर्ड्स हमारा लंग से करता था, ठीक है, बर्ड्स हमारा लंग से करता था। और मैमल्स जो होता है लंग से करता था। हमने एक व्हेल वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। व्हेल एक मछली है, ठीक है, लेकिन वो है मैमल्स होती है, इसीलिए व्हेल का ज़्यादा शिकार होता है। क्या होता है? व्हेल का ज़्यादा शिकार होता है, ठीक है, क्योंकि वो हवा भरने के लिए वो पानी से ऊपर आती है और बार बार उसे पानी के ऊपर आना पड़ता है, जिससे उसको शिकार हो जाता है, ठीक है। ये होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो रिस्पायरेटरी दो बातों पर डिपेंड करता है, वन इज हैबिटेट, अनदर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था थोरेसिक कैविटी के बारे में, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के बारे में हमने बताया था कि आगे स्टर्नम होता था, पीछे थोरेसिक वर्टिब्री होती थी, ठीक है। नीचे हमारा डायफ्राम होता था, ठीक है, नीचे हमारा डायफ्राम होता था। उसके बाद साइड बाय साइड रिब्स होती थी और इसके अंदर इंटरकोस्टल मसल होती थी, ठीक है। हमने ये डायग्राम आपको बताया था, ठीक है, ऐसे डायग्राम करके बताया था कि ये आपका स्टर्नम हो गया, ठीक है, ये बेस ऑफ नेक, बेस ऑफ नेक ऊपर बेस ऑफ नेक था, ठीक है। ये हमारा थोरेसिक वर्टिब्री थी, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम था, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम था, ठीक है। इसी में हमारा थोरेसिक वर्टिब्री होती है। कितनी होती है थोरेसिक वर्टिब्री? कितनी होती है? 12, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री 12 पेयर्स, ठीक है। उसके बाद से क्या होती है?
उसके बाद से हमारा क्या होता है कि जो है ये नीचे होता है डोम से डायफ्राम होती है, ठीक है, और ये हमारी क्या होती है रिप्स होती है, ठीक है, रिप्स होती है, लैटरली रिप्स होती है, ठीक है। कितनी रिप्स? 12 पेयर्स होती है, जिसमें 7 ट्रू रिप्स होती, 3 फाल्स रिप्स, 2 फ्लोटिंग रिप्स थी, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर होता है, रिप्स के अंदर होता है इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि रिप्स को ही हम बोलते थे, रिप्स को ही हम बोलते थे कॉस्टम, ठीक है, रिप्स को बोलते थे कॉस्टम। और कॉस्टम के बीच में मसल जो होती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या? इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। फिर हमने सामने से भी देखा था, सामने से ये बेस ऑफ नेक था, ये रिप्स था, ठीक है, ये डायफ्राम था आपका, ठीक है, ये रिप्स था, सॉरी ये बेस ऑफ नेक था, ये रिप्स था, ठीक है, ये डायफ्राम था, ठीक, ये डायफ्राम था। इसी के ये होता है रिप्स होता थे, 12 पेयर्स होती है, ठीक है। और उसके बाद से इसके अंदर होते हैं इंटरकोस्टल मसल होती थी। फिर इतना हमने देख लिया तो थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ लिया था, और हमने ये भी देखा था, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है, लंग्स होती है। क्या होती है? थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स रखी होती है। कितने जोड़ी लंग्स? 1 जोड़ी लंग्स, ठीक है। कितने लंग्स होती है? 2, ठीक है, 2 लंग्स होती है, ठीक है। हमने पर देखा था कि क्या होता है कि जो है ये आपका लंग्स था, ठीक है, ये आपका लंग्स था, ठीक है, लंग्स था। और लंग्स क्या होता है? ये बेस ऑफ नेक हो गया, ये रिब्स हो गया, ठीक है, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। क्या होता है? ये डायफ्राम हो गया, डोम से डायफ्राम। हमने देखा था कि जो लंग्स जो होता है थोरेसिक कैविटी में रखा था। क्या? थोरेसिक कैविटी में रखा था, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में रखा था। और जो थोरेसिक उसमें लंग्स के बीच में होती है, लंग्स के अंदर होती है पल्मोनरी कैविटी। क्या कौन सी कैविटी? पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। क्या कहते हैं? हमने एक बात बताई थी कि याद रखना कि थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स होती है और लंग्स के अंदर होती है पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। और ये भी बताया था कि थोरेसिक कैविटी के सेटअप पे डिपेंड होता है क्या? लंग्स का फैलना और सिकुड़ना। थोरेसिक कैविटी जितनी ज़्यादा थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी उतना ही लंग्स फैल सकता है। एनसीईआरटी की लाइन थी द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन थोरेक्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन थोरेसिक कैविटी, ठीक है, इसके सेटअप उस पर डिपेंड करता था, ठीक है। इतना आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, हमने पढ़ लिया था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने कि पढ़ा था कि कैसे होता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि वी हैव 1 पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, हमारे पास 2 लंग्स होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो है ये आपका हमने बताया था कि ये आपका लंग्स था, ठीक है। एक बात हमने बताई थी कि जो है जो राइट लंग्स होती है उसके 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग होती है 2 लोब्स होती है। अब राइट लंग के पास 3 लोब्स होती है और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होती है। ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स? क्योंकि लेफ्ट लंग्स में पाया जाता है हमारा क्या पाया जाता है? कार्डियक नॉच पाया जाता है, और कार्डियक नॉच के पास हमारा क्या था? हार्ट होता है, इसलिए जो होती है इसमें 2 लोब्स होती है। हमने बताया था कि यहाँ से एयर आती है, ठीक है, एयर आई किससे आई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। ये हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ठीक है। अब लिप के अपर में एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। फिर होता है नेजल कैविटी, ठीक, क्या होता है? नेजल कैविटी। इतना मैंने बताया था कि नेजल कैविटी होती है। अब नेजल कैविटी होती है बच्चों, फिर क्या होता है कि इंटरनल लेयर्स होती है, इंटरनल लेयर्स होती है। फिर उसके बाद से क्या होता है? फायरिंग्स आता है। क्या होता है? फायरिंग्स, ठीक है, और फायरिंग्स होता है, ठीक, फायरिंग्स, ठीक, फायरिंग्स होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी हो गया, ठीक है, नेजल कैविटी हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ये आपका नेजल कैविटी हो गया, नेजल कैविटी हो गया। फिर उसके बाद से हमारा क्या था? इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया, इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया। फिर आपको बताया था फायरिंग्स होता है। क्या होता है? फायरिंग्स, ठीक है, फायरिंग्स होता है यहाँ पे। और फायरिंग्स मैंने बताया था फायरिंग्स द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। फायरिंग्स 2 काम करता है, क्योंकि फायरिंग्स के ऊपर ही होती है हमारी क्या होती है? ग्लॉटिस, ठीक है, ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, ठीक है, ग्लॉटिस कवर्ड बाई एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। कार्टिलेज मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज जो होती है थिन फ्लैप होती है जो कि एपिग्लॉटिस होती है, जो कि खाना खाते टाइम क्या आती है वो कवर हो जाती है, जिससे खाना हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज के जो हमारे वो होती है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो हमारी पैसेज होती है उसको उसमें जो है हमारे फूड पार्टिकल्स ना जाए। अब फूड पार्टिकल्स जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे 2 पार्ट होती है। एक तो इसोफेगस से जुड़ा होता है जिससे हमारा भोजन जाता है, यहाँ पे गलट होता है, यहाँ पे ग्लॉटिस होती है, ठीक है, और ग्लॉटिस के कवर्ड बाई एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है, एपिग्लॉटिस से कवर्ड होती है, ठीक, इतना मैंने बता दिया था। और ये फायरिंग्स होती है, ठीक है। उसके बाद से फायरिंग्स में हमारा क्या आता है? फायरिंग्स हमारा आगे बढ़ता है, एक्सटेंड होता है तो लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स में हमारे क्या पा जाते हैं? कॉर्ड्स पा जाते हैं, ठीक है। जैसे गिटार में मैंने बताया था, गिटार में कार्ड्स होते हैं। जब गिटार को हम उसको प्रेस करते थे, ठीक है, प्लग करते थे गिटार के उसको वायर को, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। इसलिए इसको इसमें भी ऐसा होता है, जब एयर आती है, ठीक है, एक्सपायरेशन करते हैं, जब हवा निकालते हैं तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है और ये साउंड प्रोडक्शन करता है, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन करता है, लेकिन वर्ड को नहीं देता। वर्ड को सैलेवस देने का काम कौन करता है? टंग्स करता है।
तो अगर कोई पूछे कि लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है और वर्ड को प्रोड्यूस करवाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लंग्स क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वर्ड को सलेबस देने के लिए क्या आता है, हमारा टंग आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा था कार्टिलेज रिंग होती है, ठीक है, कार्टिलेज रिंग होती है, ये हमारा ट्रैकिया होती है, ठीक है, ट्रैकिया होती थी, ठीक है। और ट्रैकिया जो होता है बाइफर्केट, और आपको ये बताया एनसीईआरटी आपकी लिखती है जो ट्रैकिया होती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री जो क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, क्योंकि आप पीछे थोरेसिक वर्टिब्री, तो मैंने बताया था कि अगर आप पीछे से पिन डालोगे, आगे से पिन डालोगे तो पीछे वर्टिब्री तक तो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद से हमारा क्या था, ट्रैकिया बाइफर्केट होती थी, कौन कौन से में, ट्रैकिया बाइफर्केट प्राइमरी ब्रोंकाई में, और प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है माइनर ट्यूब में बदलती जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होती थी, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होती थी, और सेकेंडरी ब्रोंकाई से होती है हमारी टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई, और टर्सरी ब्रोंकाई से हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल था, क्या होता था, इनिशियल ब्रोंक्यूल था, इनिशियल ब्रोंक्यूल था। उसके बाद से टर्मिनल ब्रोंक्यूल था, क्या था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल था, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल था। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से हमने एल्वियोलर डक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एल्वियोलर डक्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद आर्टरिया पढ़ा था, ठीक है, आर्टरिया पढ़ा था, एल्वियोलर का आर्टरिया पढ़ा था। फिर एल्वियोलर सैक पढ़ा था, ठीक है, एल्वियोलर सैक पढ़ा था, और सैक के अंदर होता है एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक। तो हमने एक चीज़ बताया था कि जो ट्रैकिया से लेके हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तो कंडक्टिव पार्ट होता है। क्यों कंडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि इम्परवियर होती है, तो हवा तो आएगा लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ। गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर डक्ट्स पर, ठीक है, आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियोल गैसेस एक्सचेंज विल स्टार्ट, ठीक है। और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज मतलब कंडक्टिव भी होगा और रिस्पायरेटरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्टिकल्स, ठीक है। कंडक्टिव पार्ट कंडक्टिव पार्ट होती है यहाँ तक ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल से, और वहाँ से टर्मिनल आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियोल से कंडक्टिव भी होती है और रिस्पायरेटरी भी होती है, तो इसलिए गैसेस एक्सचेंज पार्ट कहा जाता है, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको टेबल बनवाया था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद से इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, उसके बाद से हमने बताया था कि जो है एल्वियोलर डक्ट के बाद से हमारा आर्टरिया था, आर्टरिया के बाद एल्वियोलर सैक था, एल्वियोलर सैक के बाद एल्वियोलाई था, ठीक है। इधर हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ब्रीथिंग के 5 स्टेप पढ़ी थी, कौन कौन सी, ब्रीथिंग के 5 स्टेप। अब ब्रीथिंग के 5 स्टेप पढ़ने के लिए हम क्या करते थे, ठीक है, ब्रीथिंग के 5 स्टेप पढ़ने के लिए हम एक एल्वियोलाई लेते थे, एक एल्वियोलाई निकाल लेते थे, ठीक है, एक एल्वियोलाई निकाल लेते थे। एल्वियोलाई में क्या होता था, ऑक्सीजन ज़्यादा होता था, ठीक है, एल्वियोलाई की ऑक्सीजन ज़्यादा होता था, ठीक। और उसके बाद CO2 कम होता था। फिर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा टिश्यू था, ठीक है, टिश्यू था, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू था। अब उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम एक ब्रोकर लिए थे, ठीक है, ब्रोकर लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे एक ब्रोकर लिए थे, ब्रोकर नाम हार्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू, ठीक है, और यहाँ पे है लंग्स, ठीक है, लंग्स का यूनिट होता है एल्वियोलाई, ठीक है, यहाँ पे होता है एल्वियोलाई। अब क्या होता है, टिश्यू कहता है भाई साहब यहाँ पे टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा होती है, और टिश्यू को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ब्रेकडाउन, अगर फूड का ब्रेकडाउन करेंगे तो इनसाइड द सेल तो क्या होगा, CO2 हमें रिलीज करवाएंगे, O2 हम देंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा था कि टिश्यू, ठीक है, तो हार्ट कहता है कि जब लंग्स से मांगता है ऑक्सीजन तो उसे कहता है कि जो है एल्वियोलाई भाई साहब हमें वो दे दो, ऑक्सीजन दे दो, हमें मेटाबॉलिक करनी है, हमें जिंदा रहना है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें मेटाबॉलिक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है कि इसके ये ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर क्या होता है, मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है, चाहे शादी हो, विवाह हो, घर लेना हो, कुछ भी करना हो, मीडिएटर का काम करते हैं, कौन, ब्रोकर। तो उसमें क्या होता है कि जो है ये हमारा वेन से जाता है, ठीक है, वेन से हमारा राइट आर्टरिया में जाता है, ठीक है। ये हमारा ब्रोकर के पास कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत है, इसमें इसको जानेंगे, ब्रीफली देखेंगे। तो हमारे यहाँ वेन से जाता है, किससे, सिस्टमिक वेन से, सिस्टमिक वेन से हमारा क्या जाए, राइट आर्टरिया में, राइट आर्टरिया से हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए क्या जाता है, लंग्स के पास जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटर बढ़ जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें CO2 ज़्यादा, ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। अब वहाँ मैंने बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है, बिना प्रेशर ग्रेडियंट चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि CO2 इसमें चला जाता है और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से ब्लड जो होता है, अब CO यहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक। हमने सांस लिया था, एटमॉस्फेरिक एयर से सांस लिया था, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर से सांस लिया था, ठीक है, मतलब हमने एटमॉस्फेरिक एयर इन किया था, ठीक। उसके बाद से क्या होता है कि जब O2 यहाँ आ जाएगा तो हमारा जो होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पहले पल्मोनरी वेन से, किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन से हमारा जाएगा लेफ्ट आर्टरिया में, और लेफ्ट आर्टरिया से होते हुए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा
सिस्टमिक किससे, सिस्टमिक आर्टरी से क्या चला जाएगा, सिस्टमिक आर्टरी से चला जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू जो है ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेगा, और फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, तो 5 स्टेप मैंने बताया था। पहला होता है ब्रीथिंग, क्या होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इन एंड आउट। दूसरा था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एलोलाई। अब गैसेस कौन कौन सी बात करेंगे हम, CO2 और ऑक्सीजन की बात करेंगे। फिर उसके बाद से क्या था, डिफ्यूजन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है, बाय ब्लड। चौथा क्या था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और पांचवा था कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू, ठीक है, टू सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन हमने बताया था कि सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए फिर जब यूटिलाइजेशन हो जाता है तो सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे, सेल टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो ऑक्सीजन में होते हैं, टिश्यू में होता है सेल, ठीक है, और सेल के अंदर फूड, और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, और उसके बाद निकलता है CO2। तो फूड का ब्रेक डाउन तो ATP में एनर्जी रिलीज होगी, और इसके लिए 4 साइकिल हमने बताई थी। 4 साइकिल में हम ग्लाइकोलिसिस था, ठीक है, क्रेब्स साइकिल था, ग्लाइकोलिसिस था, लिंक रिएक्शन था, और क्रेब्स साइकिल था, और क्या था, ETS था। इतना समझ में आ गया, ठीक है। हमारा कैसे होता है डिफ्यूजन, पहला 5 स्टेप क्या हुआ, ब्रीथिंग, एटमॉस्फेरिक एयर इन एंड आउट, ठीक है। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वेओलर मेंबर। तीसरा क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। और चौथा क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और पांचवा था सेलुलर रिस्पायरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है। इतना समझ आएगा। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग प्रेशर ग्रेडियंट पे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है, एल्वेओलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और CO2 कम होती है। कहाँ पे CO2 ज़्यादा होती है, ये होती है टिश्यू लेवल पे CO2 ज़्यादा होती है, ठीक है, और उस पर कम होती है, किस पे, एल्वेओलाई पे कम होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इस पर कम होती है टिश्यू पे, ठीक है। अब उसमें कहता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में 2 प्रक्रिया थी, ठीक है। हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में पढ़ा था, या तो इंस्पायरेशन होगा, ठीक है, या तो इंस्पायरेशन होता है या तो एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। इंस्पायरेशन मतलब सांस लिया, ठीक है, सांस लिया, और एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ना, ठीक है, सांस छोड़ना। तो हमने बोला था कि इंस्पायरेशन में 2 मसल काम करती थी, ठीक है। वन इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अनदर इज डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। हमने बताई थी कि जो इंटरकॉस्टल मसल होती है 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल। इतना डीप नहीं जानेंगे क्योंकि हम 60 में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है, डायफ्राम होती है, इसमें वर्क करती है। तो मैंने बताया था, ये बॉटल वाली एग्जाम्पल लेके बताया था कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होती है, ये हमारे क्या होती है, तो रिब्स में होती है, ठीक है, रिब्स के बीच में होती है। हमने ये पेन वाला एग्जाम्पल बताया था कि इंटरनली होती है ये, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ होती है, और उसमें क्या होता है कि जो है ऐसे होता है, ठीक, और ये क्या करती है, ऐसे ऊपर को उठाती है, अपवर्ड और फॉरवर्ड उठाती है, रिब्स को अपवर्ड फॉरवर्ड उठाती है, जिससे क्या होता है, और डायफ्राम जो होता है एंटेरो पोस्टीरियर जाती है, एंटेरो पोस्टीरियर। हमने बताया था ये एंटेरियर एंटेरो पोस्टीरियर, ठीक है। और डॉर्सल वेंट्रल हमने बताया था, वेंट्रल डॉर्सल, ठीक है, वेंट्रल और डॉर्सल था, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डॉर्सल वेंट्रल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता था। और इसमें क्या होता था कि ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डॉर्सल वेंट्रल करता था, डॉर्सल वेंट्रल। ये सारी बातें हमने बता दी है, ठीक है। अब जब हम इसको करते हैं तो क्या होगा, इनकी वॉल्यूम इन थोरेसिक चैम्बर, ठीक, इन थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर। और उसके बाद से कहता है डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो वॉल्यूम था, ये हमने बता दिया था, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, डायफ्राम भी फ्लैट होता है, और एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मतलब बाहर जाता है, अपवर्ड एंड बाहर जाता है, फॉरवर्ड जाता है। तो क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर का इंट्रापल्मोनरी कम होगा। जब अंदर का प्रेशर कम होगा, ठीक है, अंदर का प्रेशर होगा तो बाहर का प्रेशर पॉजिटिव, और चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी। तो क्या है, इंटरपॉजिटिव तो ब्रेथ इन, एयर इन जाएगा, ठीक है, एयर इन या ब्रेथ इन, और क्या हो जाता है, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन, ठीक,
इंस्पायरेशन। और कहा जाता था कि हम सांस लेने की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होती है। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद से हमारा था एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये पैसिव प्रोसेस थी, ठीक है। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती थी। इसमें क्या होता था कि हमारा क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इसमें पैसिव क्यों बोला था, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, चीज़ें अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं, जो नॉर्मल स्टेट है उसमें आ जाती हैं। और इसके लिए क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइलिंग केवल होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, प्लस डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैसे रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। और क्या होगा, इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। और क्या होगा, एयर आउट हो जाएगा, ठीक है, एयर आउट हो जाएगा, ब्रेथ आउट हो जाएगा। और क्या होता था, एक्सपायरेशन हो जाता है, ठीक है, एक्सपायरेशन हो जाता था। फिर हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात की थी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात की थी, उसमें क्या होता है, ठीक है, इतना समझिए। अब उसके बाद से हमने फोर्सफुल, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी लेती कि ह्यूमन लंग्स हैव दी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है कि और ज़्यादा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने की। तो उसमें क्या होता है, उसमें मैंने बताया था कि फोर्सफुल ब्रीथिंग में क्या होता है, ठीक है, फोर्सफुल ब्रीथिंग में, ठीक है, फोर्सफुल ब्रीथिंग में क्या होता था कि इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन तो होगा ही, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जब कुत्ता दौड़ा ऐसे करके जब इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। और एक्सपायरेशन, ठीक है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तो इंस्पायरेशन में हमारे वही दो मसल, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, कोई अलग नहीं है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। लेकिन एक्सपायरेशन में हमारा क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है। और क्या होता है, एब्डोमिनल मसल होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। सब एनसीईआरटी आपके लिखी है, ब्रीफ लिखी है, लेकिन मैंने आपको सारे लेक्चर में सब कुछ बता दिया कैसे करती है। तो क्या होता है, फोर्स ब्रीथिंग में क्या होता है, जल्दी इंस्पायरेशन होगा, तो जो हमारा डायफ्राम होता था, ठीक है, ये हमारा सामने देख रहे तो क्या होगा, ये हमारा स्टर्नम होता था, ठीक है। अब हम सांस खूब तेज से लेंगे तो हमारा स्टर्नम था और इस प्रकार ये थोड़ा आगे जाएगा। और ये जो होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है नीचे जाएगा, नीचे क्या है, एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन की मसल उसे कहेंगे भाई साहब मुझे जोर पड़ा है, जल्दी ऊपर जाओ, ठीक है। तो डायफ्राम क्या होगा, जल्दी ऊपर जाएगा, ठीक है, ज़्यादा। तो एब्डोमेन मसल का रोल होता है किस पे, एक्सपायरेशन करवाने में, ठीक है। एक्सपायरेशन करवाने में किसका रोल होता है, एब्डोमेन का मसल का रोल होता है। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल कैसे होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल वो ऐसे होता है कि जो हमारा इंटरकोस्टल मसल होती है, वो जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फॉरवर्ड और अपवर्ड गई थी, वो हमारा बैकवर्ड और डाउनवर्ड हो जाती है, ठीक है, बैकवर्ड और डाउनवर्ड हो जाती है। ये होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग। हमने बोला था ब्रीथिंग को मेजर करने के लिए क्या होता है, स्पायरोमीटर होती है, ठीक है, स्पायरोमीटर होती है। और उसका जो हमने बताया था कि ब्रीथिंग जो होती है 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स होती है, कैसे होती थी मैंने बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा क्या था, उसमें हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी थी, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी थी। उसमें हमारा था 4 वॉल्यूम थे और 5 कैपेसिटी थी। टाइडल वॉल्यूम जो था 500 ml था, ठीक है, 500 ml था। कहा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml था। कहते हैं कि जो है नॉर्मली एयर इन और नॉर्मली एयर आउट, ठीक है, नॉर्मली इंस्पायरेशन नॉर्मली एक्सपायरेशन इसका 500 ml, ठीक है, ये होता है टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम 500 तो 12 से 16 टाइम्स हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं पर मिनट, ठीक है। तो लंग्स जो है कितना ले सकती है, 12 × 500, यानी कि और 12 × 16 × 500 तो हो जा 6000 से 8000 ml पर मिनट वॉल्यूम ले सकती है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर। उसके बाद पढ़ा था IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन फोर्सफुल इंस्पायर एयर, ठीक है। उसमें कहते हैं 2500 से 3000 थी, ठीक है, 2500 से 3000 ml थी, ठीक। फिर उसके बाद से था ERV, ठीक है, ERV, ठीक है। ERV में हमने पढ़ा था कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन एक्सपायर, ठीक है, दैट पर्सन, जैसे टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल निकालेगा, लेकिन जो और निकाल सकता है ये निकाल सकता है, ये हमारा होता है 1000 से 1100 ml ERV। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। जब बच्चा पहली बार पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, जब रोता है तो उसमें लंग्स जो होती है पहले क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, लंग्स जो होती है कोलैप्स होती है, और जैसे ही बच्चा रोता है उसमें हवा भर जाती है, ठीक है। हवा भरने से क्या हो जाती है, लंग्स फैल जाती है और वो हवा कभी निकलती नहीं है। अगर उसमें
ठीक है, कभी नहीं निकलती, ठीक है। और ये 1100 से 1200 ml होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपांशन हु एयर रिमेन्स इन द लंग्स इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है ये हो गया। फिर इसके बाद से क्या था, रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद से हमारा क्या था, कैपेसिटी थी, ठीक है। ये एयर कभी भी बाहर नहीं निकाल सकती। अगर इस एयर को, अगर ये एयर बाहर निकल गया तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। कुछ तो एयर होती है, जैसे हमने खाली गिलास का एग्जांपल लिया था। अब उसको खाली गिलास वाले एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए हमें आपको हमारा लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। उस लेक्चर में आपको समझ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वन शॉट वीडियो रिवीजन कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद से हमारा था कैपेसिटी थी। कैपेसिटी मीन्स क्षमता होती है, ठीक है, कि क्षमता की मतलब कितनी क्षमता हो सकती है। कैपेसिटी क्षमता में हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पड़ी थी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन इंस्पायर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर, ठीक है। और उसमें कहता है हमने टाइडल वॉल्यूम तो 500 लिया, ये तो हमने नॉर्मल इंस्पायर किया, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, और IRB भी तो कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, 500 प्लस 2500 या फिर 3000, ये हमारा 3500 ml होता था। फिर एक्सपायरिटी कैपेसिटी हम मेजर वैल्यू लेके चलेंगे। एक्सपायरिटी कैपेसिटी हम कितना निकाल सकते हैं, हम नॉर्मल निकालेंगे, हम टाइडल वैल्यू, लेकिन और कितना निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ERV भी निकाल सकते हैं। तो 500 प्लस 1100, ये हमारा 1600 ml था। फिर उसके बाद से हमने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पढ़ा था। क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन हु वॉल्यूम एयर रिमेन इन द लंग्स, ठीक है, हु वॉल्यूम रिमेन इन द लंग्स, ठीक है। ये होता है फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसमें क्या था, फंक्शन रेजिडुअल, अब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के तो लंग्स में क्या बचा है, हमारा ERB बचा हुआ है, ठीक है, ERB बचा हुआ है, और क्या बचा है, रेजिडुअल वॉल्यूम बचा है। तो फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी जो होता है ERB प्लस RB होता है, ठीक है। RB को अभी निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ERB को निकाला जा सकता है। तो ये 1100 प्लस 1200 होती थी, और ये होता हमारा 2300 ml थी, ठीक है, 2300 ml थी। फिर हमारा वाइटल कैपेसिटी था। वाइटल कैपेसिटी में क्या था, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, द पर्सन कैन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, द पर्सन दैट पर्सन कैन फोर्सफुल, द पर्सन कैन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमारा 1100 ml तो होगा ही, लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन हम पहले टाइडल वॉल्यूम भी लेते हैं, उसके बाद से हम क्या लेते थे, रेजिडुअल वॉल्यूम लेते थे, वो IRV लेते थे, ठीक है। 500 प्लस 3000, तो हमारा क्या होता था, 4600 ml होती थी, ठीक है। और इसका एक डेफिनेशन और बताता है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन दैट पर्सन कैन टेक प्लेस फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। 2 डेफिनेशन बताई थी। फिर हमने बताई थी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग्स की कितनी क्षमता होती है, पूरी लंग्स की कितनी क्षमता होती थी। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमने बताया था कि टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो कहती है द पर्सन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन टेक टू इन्फ्लेट द लंग्स, ठीक है। और उसमें बताया था टोटल लंग कैपेसिटी आपके 58 ml होती थी, ठीक है। हम सारे को जोड़ देंगे, TB को जोड़ देंगे, IRB को जोड़ देंगे, ERB को रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे, हम कैपेसिटी को भी जोड़ कर बनाते हैं। वो सारी बातें हमने बता दी थी कि क्या क्या होता है और ये किसके लिए किया जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। हम क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या कर लेते थे, हमने स्पायरोमीटर को उसमें बताया था जब हमने लेक्चर लिया था इसका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो स्पायरोमीटर को दिखा के हमने सारी बातें की थी, ठीक है। आज हम सारी बातें नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि हम सारी बातें करेंगे तो हमें फिर से टाइम लग जाएगा। और हम आज वन शॉट वीडियो बना रहे हैं जिससे एक वीडियो में सारी की सारी ब्रीथिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आपके रिवीजन हो सके, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि सब कुछ आपको आ जाए, ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, कि ये होता है आपका एलोलाई, ठीक है। एलोलाई जो होती थी यहाँ पे होती थी ऑक्सीजन ज़्यादा होती थी और CO2 कम होती थी, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू होती थी, ठीक है। यहाँ पे CO2 ज़्यादा था, ठीक है, ऑक्सीजन कम था। तो हमने इसमें पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता था। नंबर 1 ग्रेडियंट, ठीक है, कंसंट्रेशन या ग्रेडियंट पे, ठीक है। और ग्रेडियंट क्या होता है, अंतर होता है, चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा, सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, क्या होता था, जितना ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। और तीसरा था थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमने बताया था कि जो होता है हमारे यहाँ पे ब्रोकर होता था, ब्रोकर आपको बताया था, ब्रोकर हमारा क्या था, लंग्स थे, क्या था, दिल था, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकर होता था, ठीक। यहाँ से हमारा सिस्टमिक वेन से हमारा ब्लड जाता था, ठीक है। कौन सा वाला, डीऑक्सीजन ब्लड, क्योंकि
CO2 इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमने बताया था कि जो होता है ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे ऑक्सीजन कम, यहाँ पे CO2 ज़्यादा, तो चीज़ अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में जाएगी, तो CO2 यहाँ जाता। फिर यहाँ से हमारा क्या होता था, यहाँ से ये हमारा जाता था, फिर हमारा पल्मोनरी आर्टरी था, फिर पल्मोनरी आर्टरी से हमारा यहाँ पे गैस डिफ्यूजन होता था, सारी बातें बता दिया था। फिर उसके बाद से हमारा क्या था, पल्मोनरी वेन से हमारा क्या आता था, लेफ्ट आर्टरिया में, ठीक है, और उसके बाद से लेफ्ट वेन में, फिर यहाँ से आता था, फिर सिस्टमी वेन से हमारा क्या आ जाता था, सिस्टमी वेन से हमारा किस में आ जाता था, टिश्यू में आ जाता था, ठीक है, टिश्यू में आ जाता था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो हमने बताया था कि ग्रेडियंट चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम आती है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो यहाँ पे CO2 कम था, और CO2 ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था, ठीक है, ऑक्सीजन कम था, तो चीज़ अपनी ज़्यादा मात्रा से कम, यहाँ पे डिफ्यूजन होता था, ठीक है, और डिफ्यूजन डिपेंड करता था ग्रेडियंट पे, ठीक है, चीज़ अपनी ज़्यादा मात्रा से कम आते थे। तो ग्रेडियंट हमने देख लिया, पहले टॉपिक देख लिया ग्रेडियंट की, हमारा जो होता है गैसियस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन तीन फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा घुल के जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। तो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पे। और एक चीज़ बताता है, एनसीईआरटी बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज द 20 से 25 टाइम हायर देन O2, ठीक है, 20 से 25 टाइम हायर देन O2। क्यों होता है कि CO2 के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड O होता है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और वाटर भी क्या होता है, ठीक है, वाटर जो होता है HO, यहाँ पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो लाइट डिजॉल्व लाइट था, ठीक है, तो इसलिए जो 20 से 25 टाइम जो होता है, 20 से 25 गुना जो होता है CO2 का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, CO2 का एक्सचेंज होता है ज़्यादा। अब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में मैंने बताया था कि आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और एक मोटा पेपर ले लीजिए, तो क्या होगा, जो एयर पास होगी वो टिश्यू से जल्दी हो जाएगी और मोटे पेपर से कम होगी। तो थिकनेस में आप मेम्ब्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या, गैसेस एक्सचेंज। ये हमने बातें बता दी थी। अब हमने एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, सारी बातें बताई। एटमॉस्फेरिक में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया था 159 mmHg, मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था, वो आप देख लेना लेक्चर में जाके। और यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3। एल्लोलाई में होता था, ठीक है, हमने एक बताया था कि कम लेके चलेंगे, कम, ठीक है, हम कम वाले को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कम तो 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम तो 40 mmHg, ठीक है जी, 40 mmHg, ठीक है। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे CO2 कम होता है, तो CO2 हमारा क्या, 40 mmHg, ठीक है। बस 2 जगह एक्सेप्शन बताया था कि ऑक्सीजन में होता है P, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं 104 mmHg होती है, और CO2 कम होती है, जो कम होगा वो क्या होगा, 40 mmHg थी। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था कितना, 95 mmHg, ठीक है। और यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होती है वो 45 mmHg होती है, ठीक है। और टिश्यू में भी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है 45 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होती है 45 mmHg, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बातें हमने कर ली थी। फिर उसके बाद से हमने देखा था, हमने एक एल्वेलाई के मेम्ब्रेन को देखा था कि इतने होते हैं एल्वेलाई के मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया था कि एल्वेलाई की मेम्ब्रेन जो होती हैं वो 3 होती है। बेसमेंट सब्सटेंस होती थी, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती थी, ठीक है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम होती थी, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज थी। कैसे थी, मैंने बताया था आपको कि ये होता है आपका एल्वेलाई, ठीक है। यहाँ पे होती है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ से डीऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो किसी भी चीज़ को, किसी से घर बनाने के हम क्या करते हैं, बेस मतलब नींव, तो यहाँ पे भी एक बेस भी होगा, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और एल्वेलाई के इस साइड पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इन दोनों मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के बेसमेंट सब्सटेंस होता था, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस होता था। और इसके अंदर क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम था, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम था, ठीक है, चपटी बनाया था जिससे एयर पास हो जाए, एक टाइम पे एक ही आरबीसी जाए, ठीक है। ये होता था स्क्वेमस एपिथेलियम, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैपिलरीज था, ठीक है, कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड से कोई चीज़ निकालना हो या देना हो, क्या काम करता है, कैपिलरीज का था। तो थिन एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, थिन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और इसकी टोटल थिकनेस जो थी, इसकी टोटल थिकनेस बच्चों कितनी थी, लेस देन 1 मिलीमीटर थी, ठीक है, लेस देन 1 मिलीमीटर थी।
अगर हम, मैंने ये भी बताया था कि अगर हम ज़्यादा चौड़ा कर देंगे, ठीक है, इसका थिकनेस ज़्यादा चौड़ा अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होना चाहिए उतना अटैच नहीं हो पाएगा, वो इधर उधर घूमता रह जाएगा। इसलिए उसका थिकनेस जो था वो लेस देन 1 मिलीमीटर था। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब गैसीय ट्रांसपोर्ट। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में O2 जो होता है एंड CO2 जो होता है, क्योंकि नॉर्मल हम मेनली O2 CO2 की बात है, क्योंकि हम क्या पढ़े, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो O2 जो होती है वो 97% जो होती है RBC से जाती थी और 3% जाती थी ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है, 3% ब्लड प्लाज्मा से जाती थी। और CO2 जो होती थी वो 3 तरीके से जाती थी। 7% जाती थी हमारा प्लाज्मा से, ठीक है, 7%, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, बाइकार्बोनेट से, लेकिन जाती है किसे, प्लाज्मा में। और क्या था हमारा 20 से 25% हमें किससे जाती थी, RBC से जाती थी। अब RBC से कैसे जाती थी ये, ठीक है, ये हमने करके बताया था आपको, ठीक है, कि जैसे ये आपका एल्वेलाई था, ठीक है, ये एल्वेलाई था, ये हमारा ये हमारा ब्लड वेसल था, ब्लड की पाइप थी, यहाँ से डीऑक्सीजन बताता था, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 104 mmHg थी। अब हम बोल रहे थे कि यहाँ पे हम केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन बढ़ जाती थी, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बढ़ती थी, 95 mmHg, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू था, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू था, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू था, तो ये ब्लड आती थी, ठीक है। हम मान लेंगे हार्ट है यहाँ पे, ठीक है, हम हर चीज़ दिखा नहीं सकते, हम ब्रीथिंग एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम था। फिर इसके बाद से यहाँ से ऑक्सीजन आती है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लेके HbO2 लेके आता है, ठीक है। तो HbO2 लेके जाएगा तो साहब क्या होगा कि यहाँ पे बोर इफेक्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा होता है, ठीक है, टिश्यू ज़्यादा, तो बोर इफेक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन कम CO2 कम, तो HbO2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और बोर इफेक्ट लगने से क्या होता था कि बोर इफेक्ट लगता है जब, तो ऑक्सीजन को ढीला कर देगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और हीमोग्लोबिन का जो ट्रक होता है वो खाली हो जाएगा। और जैसे ट्रक खाली होगा तो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा HbCO2, ठीक है, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और डीऑक्सीजन से होते हुए चला जाता था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो होता था कि मैंने बताया था कि 100 mmHg हम जितना मैंने बताया था कि जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा उतना ही सेचुरेशन हो जाएगा, और सेचुरेशन को हम परसेंट में करते, यानी कि 100 mmHg 100% हीमोग्लोबिन को सेचुरेट कर सकता था, ठीक है। अब 104 mmHg यहाँ पे है, तो 100 mmHg को 100% सेचुरेशन तो करेगा हीमोग्लोबिन को, ठीक है, और 3% इसमें ब्लड प्लाज्मा के थ्रू चले जाती थी। अब 100%, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजन में 95 बचा, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ जो होती है ऑक्सीजन जो होती है लंग्स यूज कर ली, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है एक्टिव प्रोसेस में, ठीक है। अब क्या होगा 95 mmHg बचा है, तो लगभग ये 100 मान लेते हैं, तो क्या होगा 100% सेचुरेशन करेगा, 100% सेचुरेशन करेगा। अब यहाँ पे 95 mmHg था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बचा 40 mmHg, तो टिश्यू के पास मतलब 40 mmHg डीऑक्सीजन ब्लड में लेके गया, ठीक है, डीऑक्सीजन ब्लड में लेके गया, तो लॉस कितने का हुआ टिश्यू के पास, 55 mmHg, ठीक है, 55 mmHg, ठीक। अब यहाँ पे 100% सेचुरेशन था, यहाँ पे बचा 75%, ठीक है, 75% लेके गया, ठीक है, 75% डीऑक्सीजन ब्लड से लेके गया, तो लॉस क्या हुआ टिश्यू के पास 25%, ठीक है, 25%। और हमने एक चीज़ और बताई थी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाता था, और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता था, ठीक है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके जाता है, कितना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml लेके जाता है, तो 15 ग्राम की जगह 15 गुणे 1.34 ml ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 20 ml ऑक्सीजन लेके जाता है, कितना, 100 ml ऑफ ब्लड। अब मान लो 100 ml ऑफ ब्लड लेके जा रहा है, तो कितना लेके जा रहा है, 20 ml ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। तो 25% यहाँ पे लॉस हुआ, तो 20 गुणे 25 बाई 100, तो 25 चौका 100, 4 25 20, 5 ml, तो यानी कि 5 ml और 5 ml ऑक्सीजन जो होती है, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू यूज कर देता है। यही एनसीईआरटी, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवरी 100 ml ऑक्सीजन ब्लड गिव 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इन टू द टिश्यू, ठीक है, एनसीईआरटी आपको लिखती है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 15 ml उसके साथ डीऑक्सीजन ब्लड के साथ चला जाता है। यही होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 3% ब्लड प्लाज्मा की जाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में तीन तरीके से होती थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब हमने पढ़ा था वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ
ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन की बात किए थे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में केवल किसका बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे एल्वेलाई था, ठीक है, एल्वेलाई था। अब उसके बाद क्या होता है, 7% हमारा प्लाज्मा, जैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको, एक चीज़ बताई थी कि आपका टिश्यू था, ठीक है, ये टिश्यू था, ठीक है, टिश्यू था, यहाँ पे टिश्यू में CO2 ज़्यादा था, चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम, ग्रेडियंट तो होगा ही, ठीक है। तो और उसके बाद से क्या था, जैसे कि 3 तरीके से होती है, 7% से 17% और प्लाज्मा से जाती है, 70% बाइकार्बोनेट से, और 20 से 25% RBC जाती थी, ठीक है। जब CO2 हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से ही ट्रेवल करेगा, जब हीमोग्लोबिन से जाएगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो क्या बनता है, HbCO2, और ये क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन था। अब क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि यह आपका हमारा टिश्यू गया, ये आपका हमारा ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, ब्लड वेसल होगी, ठीक है, ब्लड वेसल होगी। यहाँ पे प्लाज्मा भी होगा, RBC भी होगी, क्योंकि WBC होगी, ठीक है, प्लेटलेट सब होंगे, ठीक है, लिम्फ भी होगा, लिम्फ वेसल्स भी होगी, सब कुछ होगी। तो हम मेनली बात करेंगे RBC और प्लाज्मा की। तो क्या होगा, ये CO2 यहाँ पे ज़्यादा होगा तो CO2 प्लाज्मा में जाएगी, ठीक है। आगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, तो प्लाज्मा होती है 90 to 90% वाटर होती है इसमें, तो CO2 जो तो वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2CO3। ये हमारा वीक एसिड होता है, जो एसिड क्या कहता है H+ आयन रिलीज करेगा, तो H+ और HCO3- होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि प्लाज्मा में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम लगता है, लेकिन जो कि कम मात्रा में होती है, जो कि लीस्ट अमाउंट में होती है, लीस्ट अमाउंट में होती है। एनसीईआरटी भी आपकी लिखती है, आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा, H+ और HCO3- होता है, तो इतना बनता है, ठीक है। ये लीस्ट अमाउंट होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, तो क्या होता है, कम अमाउंट में बनेगा। लेकिन जो RBC होती है, ये CO2 RBC के साइटोप्लाज्म, RBC में नहीं, RBC के साइटोप्लाज्म जाएंगे तो वहाँ पे CO2 जाएगी तो H2O से रिएक्शन करेगी तो बनाएगी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है H2CO3, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है H2CO3, और H+ और HCO3- में ये भी ब्रेक होगा क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज़्यादा होती है। और बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा था कि अगर विदाउट एंजाइम अगर कोई रिएक्शन होती है तो 200 मॉलिक्यूल बनाते हैं 1 घंटे में, लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट यानी एंजाइम अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो वही मॉलिक्यूल 10 मिलियन टाइम्स फॉर्म करने लग जाते हैं, यानी कि 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज़्यादा होती है तो SCO3 यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये जो SCO3 बनेगी वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही जाएंगी, ठीक है, डिजॉल्व होकर जाएंगी प्लाज्मा में। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन बनती जाएंगी, SCO3 बनता जाएगा, तो यहाँ पे SCO3 यहाँ जाता है तो निगेटिव चार्ज यहाँ कम हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारा क्या था, क्लोरीन आया था। दिस इज कॉल्ड क्लोरीन शिफ्टिंग या क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। और क्लोराइड शिफ्ट जब होता था तो उसमें क्या होता था बच्चों, कि होता इसी को हम हैम्बर्गर फिनोमेना बोलते थे। कौन सा फिनोमेना, हैम्बर्गर फिनोमेना बोलते थे, ठीक, ये होता था बच्चों। अब उसके बाद से क्या होता है कि ये हमारा प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे जाता है, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, आइए देखते हैं। जैसे ही आपका एल्वेलाई हो गया, ठीक है, एल्वेलाई हो गया, ठीक, यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था, ये आया, ठीक है। ये आपका टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 आता था, ठीक है, HbO2 आएगा HbO2, ठीक, HbO2 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू डिमांड कर रहा है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा, यहाँ पे O2 ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है, ठीक है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड बढ़ जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, HbO2 आएगी, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 ज़्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, CO2 कम होती है। यहाँ पे HbO2 आया, ठीक है, टिश्यू के पास, और टिश्यू कह रहा है भाई साहब मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे मेटाबॉलिज्म करे, जिंदा रहना, मैं मर जाऊंगा, नहीं ऑक्सीजन नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, बहुत तड़प रहा है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो लंग्स कहता है, एल्वेलाई कहता है, ठीक है भाई साहब मैं ऑक्सीजन भेजता हूँ, ठीक है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सीजन भेजता हूँ। अब हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सीजन आया तो क्या होता है कि यहाँ पे बोहर इफेक्ट रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा और CO2 कम होती है, ठीक है, CO2 कम होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज़्यादा, तो बोहर इफेक्ट लगी। और जब बोहर इफेक्ट लगता है तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को ढीला छोड़ देगा, क्या होगा, ऑक्सीजन को ढीला छोड़ देगा, तो ये जो हीमोग्लोबिन का ट्रक था वो खाली हो जाएगा और CO2 इससे चला जाएगा, तो HbCO2, ठीक है, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इससे जाएगा, ठीक है, HbCO2 पहुंचा ब्लड वेसल पे, ठीक है। अब ब्लड वेसल पे यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होती थी, बताया था, सॉल्बिलिटी होती है, प्रेशर ग्रेडियंट होती है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे हमारा जो है मेम्ब्रेन आपको बताया, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बेसमेंट सब्सटेंस होती है, और क्या होता है, एंडोथेलियम ब्लड कवरेज होती है। अब HbCO2 यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पे CO2 कम होती है एल्वेलाई में, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ हीमोग्लोबिन बहुत सारे हुए तो क्या होगा, कुछ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन तो HbO2 बन जाएगा। ये HbCO2 क्या होता है, जैसे कि जो प्लाज्मा में 7% था, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है, CO2, ठीक है, CO2 वो तो बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। हमें लेकिन 3 तरीके से निकाला नहीं, प्लाज्मा वाला CO2 7% निकल गया, ठीक है, 7% निकल गया। और उसके बाद से बाइकार्बोन से SCO3 से 70% जाता था, ठीक है, और उसके बाद से RBC से 20 से 25%, ठीक है। तो हम अब RBC हमारा हीमोग्लोबिन से बनाया, ठीक है, तो HbCO2 होता था, HbO2 था, Hb जो था HbO2 स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड था, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के कार्बन डाइऑक्साइड को ढीला छोड़ेगा और उसे कहेगा बाहर निकलो तुम, ठीक है। तो CO2 यहाँ से भी निकल गया, CO2 बाहर हो गया, कितना 20 से 25% RBC से भी। अब भाई साहब कहेंगे बाइकार्बोनेट कहेगा सर हम भी हैं, ठीक है, कहते हैं हमको कैसे निकालोगे, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे HCO3 माइनस होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन तो रिलीज, तो रिएक्शन होगा H2CO3 जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। और ये क्या टूट के CO2 + H2 में फॉर्म होगा, ठीक है। और फिर इन्हें भाई साहब को तुरंत ढकेला जाएगा, बाहर जाओ, चलो आप भी जाओ बाहर, 70% बाइकार्बोनेट भी बाहर हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको जब मैंने लेक्चर में बताया था तो बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें आप समझ गए आई थिंक। जहाँ कुछ ना समझ आए पूछ लेना। और उसमें बोला एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसफर होता है, ठीक है, 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसफर होता है एल्वलाई के पास, ठीक है। और जो CO2 से कैसे जाता है, टिश्यू टू एल्वलाई, ऑक्सीजन कहता है एल्वलाई टू टिश्यू, ठीक है। ये चीज़ें होती थी। 3 मेम्ब्रेन सारी बता, 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एपिथेलियम था, स्क्वैमस टिश्यू ऑफ एपिथेलियम था, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज था। अब इतना सारी बातें पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। आखिर रेगुलेशन, ब्रीथिंग को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो मैंने बताया था कि कमांडर चीफ होता है, ठीक है, लश्कर अलकायदा नहीं, कमांडर चीफ होता है। आर्मी में जो चीफ होता है कमांडर चीफ, उसी की तरह एक कमांडर चीफ होता है, ठीक है, कमांडर चीफ, ठीक है। रिस्पायरेशन में, ठीक है, ब्रीथिंग में कमांडर चीफ होता है, ठीक है, या कमांडर होता है या चीफ होता है, या इसी को बोलते हैं ब्रेन, ठीक है, इसी को ब्रेन बोलते हैं या हुजूर बोलते हैं, ठीक है, ये करता है। लेकिन मैं तो कहूँगा ब्रीथिंग ही नहीं, मानव शरीर का कोई भी सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम, हाथ हो, पैर हो, आँख हो, नाक हो, कुछ भी हो, कोई सा भी सिस्टम हो, उसको कमांड करने का काम करता है ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन 3 टाइप के थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। क्या था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है, 3 था। मेनली हम हैंड ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, हैंड ब्रेन। तो हमने बताया था हैंड ब्रेन में 3 चीज़ें, पोन्स सेरिबेलम, पोन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मैंने बताया था कि हम 2 चीज़ों को लेके, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा को, ठीक है। पोन्स को बोलते थे न्यूमोटैक्सिस सेंटर, न्यूमोटैक्सिस सेंटर, और मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते थे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेडुला ऑब्लांगेटा था, ये हमारा पोन्स था, ठीक है। हमने एक चीज़ करके दिखाई थी कि मेडुला ऑब्लांगेटा ये है, तो हम इसको उठा के ऐसे करेंगे तो ये आपका हमारा हो जाएगा, ये आपका वेंट्रल पार्ट हो जाएगा, डॉर्सल पार्ट हो जाएगा। तो इसके पास हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के पास था डॉर्सल रिदम सिस्टम और ये वेंट्रल रिदम सिस्टम। डॉर्सल रिदम सिस्टम क्या करता था, 2 मसल पे सिग्नल भेजता था, कौन सा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे, इंटरकोस्टल मसल पे और डायफ्राम पे, ठीक है। इंस्पायरेशन में काम करता है, किसमें, इंस्पायरेशन में काम करता था। और VRS क्या करता था, वो काम करता था एक्सपायरेशन में, ठीक है, एक्सपायरेशन में, मतलब फोर्सफुल ब्रीथिंग में काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल पे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पे, और किस पे करता था, एब्डोमिनल मसल पे। इतनी बातें आपने कर लिया था, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये हमारा क्या होता है कि इंस्पायरेशन करने के लिए हम मेडुला ऑब्लांगेटा को जो है सेंटर पर सिग्नल भेजेगा, किस पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे और डायफ्राम पे। तो क्या कहेंगे कि जो है कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। जो VRS होता है, फोर्सफुल ब्रीथिंग में फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने ये DRS को मैसेज भेजता है, ठीक है, कि भाई साहब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो। और खुद एक्सपायरेशन करवाने के लिए क्या होता है, ये VRS से VRS सिग्नल भेजता है किसको, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को, एब्डोमिनल मसल को, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को, और क्या होता है, एब्डोमिनल मसल को। पोन्स क्या होता है, पोन्स भी क्या करता है कि जब चीज़ों को बहुत तेज़ी से करवाना होता है, ठीक है, पोन्स को न्यूमोटैक्सी, मतलब न्यूमोटैक्सी सेंटर बोला था ना इसको, पोन्स को न्यूमोटैक्सी सेंटर, ठीक है, न्यूमोटैक्सी सेंटर क्या होता है, न्यूमोटैक्सी सेंटर। तो क्या होता है, न्यूमोटैक्सी मतलब फास्ट,
जब बहुत तेजी से रिस्पायरेशन करवाना होता है, इंस्पायरेशन करवाना होता है, तो ये क्या करते हैं, डीआरएस को मैसेज भेजते हैं। किसको? डीआरएस को। मतलब डीआरएस इज द मेजर फैक्टर। क्या था? मेडुला ऑब्लांगेटा का डीआरएस इज द मेजर फैक्टर होता है। क्या? डॉर्सल रिदम सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास मतलब रिस्पायरेटरी रिदम के एडजेसेंट मतलब पास में, ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है, एक होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या होता है? कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, ये किस कीमो सेंसिटिव एरिया जो, तो कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब केमिकल को सेंस करते हैं। और मेनली किसको? CO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा और pH कम, तो क्या होगा, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या? कीमो सेंसिटिव एरिया जो तो एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर ये सिग्नल भेजते हैं डीआरएस को। ठीक है, डीआरएस को सिग्नल भेजते हैं कि भाई साहब लंग्स में कुछ गड़बड़ी चल रही है, जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन लो। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड डीप सांस जमाई लेते हैं, जब वाई लेते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग डीप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा आता है। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा आता है। ठीक, ये होता है। और उसके बाद से कीमो सेंसिटिव एरिया, जब हमारे कीमो सेंसिटिव हमारा होता है कीमो रिसेप्टर एरिया। कीमो रिसेप्टर एरिया, ठीक है, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर एरिया, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर एरिया होती है। यहाँ पे एरोटिक आर और कैरोटिक आर्टरी की बात की गई थी। सब बार सारी बातें पर बता रखी है, बस आप नाम रखो कैरोटिड आर्टरी एंड, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी थी। ठीक है, और आर का फेरोटा था। ठीक है, आर का फेरोटा था। तो इसमें क्या होता है, जैसे या तो ब्रेन खुद डिटेक्ट कर ले कि CO2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन का pH कम है, या तो फिर क्या होता है, ठीक है, या तो फिर क्या होगा कि जो हमारे आंख हो गई, ये भी रिसेप्टर, तो स्किन हो गई, नोज हो गई, ये सब रिसेप्टर होते हैं। इनके द्वारा, इनके थ्रू जो होते हैं, इनके रिसेप्टर के थ्रू जो इन्हें पता चला कि CO2 ज़्यादा है और H+ ज़्यादा है, और क्या होता है, H+ ज़्यादा है और pH ज़्यादा है, pH कम है। ठीक है, तो जैसे ही इनको मैसेज मिलता है, ठीक है, कि इसमें ये ज़्यादा हो गया तो लंग्स में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो ये कीमो रिसेप्टर एरिया जो होते हैं, ये भी किसको एक्टिवेट करते हैं, डीआरएस को। और डीआरएस को एक्टिवेट करके कहते हैं भाई साहब इंस्पायरेशन करवाओ, इंस्पायरेशन करवाओ, इंस्पायरेशन करवाओ, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कुछ लंग्स में गड़बड़ी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, CO2 ज़्यादा हो रही है, CO2 ज़्यादा हो रही है, CO2 ज़्यादा हो रही है। मेनली हम CO2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, और pH की बात नहीं, pH की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात एनसीईआरटी आपकी नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने एक टेबल फॉर्म बनाया था, मैंने एक टेबल फॉर्म बनाया था। ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूमेटैक्सी सेंटर या पॉन्स हो गया, न्यूमेटैक्सी सेंटर, पॉन्स। ये आपका कीमो सेंसिटिव एरिया हो गया, ये आपका कीमो रिसेप्टर हो गया, कीमो रिसेप्टर हो गया, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर एनसीईआरटी आपकी लिखती है। तो क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि सारे के सारे किसको सिग्नल भेजते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर एनसीईआरटी कभी पूछ ले, कि वैसे तो नहीं पूछेगा इतना डीप जाकर, लेकिन अगर मेडुला ऑब्लांगेटा में पूछ ले कौन करता, तो डॉर्सल रिदम सिस्टम। क्या? डॉर्सल रिदम सिस्टम। ये था आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कौन कमांड करता था? ब्रेन कमांड। ब्रेन में कौन? हाइंड ब्रेन में कौन सा? पॉन्स था और मेडुला ऑब्लांगेटा था। ठीक है, इतनी बातें करने के बाद से हमने डिसऑर्डर पढ़ी थी। ठीक है, डिसऑर्डर में हमने 3 डिसऑर्डर पढ़ी थी। अस्थमा जो एलर्जी डिसऑर्डर होता था, एलर्जी से हमारा क्या होता था, अस्थमा में क्या होता है, एलर्जी था। ठीक है, अस्थमा जो होती थी एलर्जी से होती थी, एलर्जी से निकलते थे, रिलीज होते थे मास्ट सेल और सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन ये क्या करती थी, ये ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई को क्या करती थी, कॉन्स्टिट कर, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई को कॉन्स्टिट कर देती थी। ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कॉन्स्टिट कर देते थे, जिससे पर्सन को क्या होता था, पर्सन सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो उसे उसके जो सांस लेना था उससे विजिंग साउंड होता, घबराहट की आवाज़ आती थी। ठीक है, ये होता हमारा अस्थमा होती थी। ठीक है, इसमें कौन सा, इसमें क्या होता था, ट्रैकिया और ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस का अफेक्ट होते थे। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता है, जब ये एलर्जी होती है इसमें हम आस्थेलिन टैबलेट देते हैं, इनहेलर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्फाइसीमा, कौन सी सीमा, एम्फाइसीमा पड़ता है। ठीक है, एम्फाइसीमा में पड़ता है, जैसे ये एल्वलाई था, ठीक है, एल्वलाई था, ये एल्वलाई था, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया था, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा तो गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा, डायरेक्टली पर्सन तो गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, जो लोग सिगरेट स्मोकर, कौन सा स्मोकर, सिगरेट स्मोकर। ठीक है, सिगरेट स्मोकर तो क्या होता है, एल्वलाई की जो ब्रेक होती है, वाल होती है, वो ब्रेक होने लगती है, क्या होता है, रप्चर होने लगती है। और जब एल्वलाई की वाल रप्चर होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाती है, क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज कम होगा
तो इंस्पायरेशन, तो हमारा ऑक्सीजन कम मिलेगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो जो पर्सन होगा उसे डीप रिस्पायरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसे दिक्कत होगी। और ये चीज़ें सिगरेट स्मोकर में ये वहाँ पे भी देखा जा सकता है, जो हाईली पॉल्यूटेड, जैसे कि दिल्ली वगैरह में जो होती है, जो कि दिल्ली जो होती है हाईली पॉल्यूटेड होती है, वहाँ पे भी देखा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एम्फाइसीमा, लेकिन एम्फाइसीमा अगर बच्चों में तो क्या, अभी वो सिगरेट स्मोकर है नहीं। मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होती है, ठीक है, वो क्या करती थी, ये भी एम्फाइसीमा करवाती थी, जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है। क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन डिस्पार्टी डिसऑर्डर बताया था, ठीक है। फिर हमने बताया था ऑक्यूपेशनल डिस्पार्टी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल डिस्पार्टी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि जो लोग कोल में काम करते, कोल माइनिंग में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, सैंड में काम करते थे, सैंड में काम करते थे, ठीक है, और उसके बाद है में काम करते थे, ठीक है, है मतलब भूसा में काम करते थे। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होती है, ठीक है, लंग्स होती है, लंग्स की जो होती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन। तो क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और इसी को न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो था गन्ने के छिलके से, तो बाइबियोसिस था, बाइबियोसिस था गन्ने के छिलके से, गन्ने के छिलके से, ठीक है। अगर हमारा सिल्का से होता था तो सिल्कोसिस बोलते थे। क्या होता था, सिल्कोसिस बोलते थे, ठीक है, यही होता था सिल्कोसिस। जितना बच्चों को कवर करना था उतना कवर कर लिया, ठीक है। आई थिंक सब समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें बता दूंगा। घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। इंसान के लिए कुछ भी करना कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अगर कहे ये कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है, सब कुछ आसान होता है, ठीक है। अच्छे से पेपर दीजिए, 3 मई को नीट का पेपर, अच्छे से पेपर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।